गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ना कोई भी कंपटीशन के लिए अनिवार्य होता है और ख़ास करके इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है, जो एनसीईआरटी दी गई है, वो काफ़ी फंडामेंटली अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इकोनॉमी को लेके बहुत अच्छी बनेगी अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो अगर देखेंगे तो इसकी शुरुआत किस क्लास से की जाती है? 9th क्लास से अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। एज अ सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि 9th क्लास की जो इकोनॉमिक की बुक है उसमें कितने चैप्टर हैं और एक दूसरे से ये रिलेटेड कैसे हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स को एक दूसरे से रिलेटेड और पढ़ने के बारे में एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसीलिए मैं पूरे चैप्टर को डील नहीं करूँगी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 चैप्टर है। पहला द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दूसरा है पीपल एज रिसोर्स, थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फोर्थ एंड लास्ट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो होता है, रूरल हो या अर्बन इकोनॉमी हो, वहाँ प्रोडक्शन जो है अनिवार्य होती है। लेकिन भारत देखेंगे अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। किसी को कृषि प्रधान देश कैसे कहते हैं? जब उसकी जनसंख्या अगर देखेंगे कि कितने परसेंट, मतलब 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है आज भी देखेंगे पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसलिए यहाँ चैप्टर की शुरुआत देखेंगे दिया गया है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से किया गया है। ये जो विलेज है एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो वेस्टर्न यूपी में स्थित है। अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो है भारत में विलेज में जो देखेंगे वो काफ़ी, मतलब और विलेजेस से देखेंगे तो वो विकसित है। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मिंग भी क्रिया होती है और नॉन फार्मिंग दोनों एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। अगर इस चैप्टर को बताऊंगी विस्तार से, ये बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं यह समझा रही हूँ कि क्लास 9 में जहाँ से अर्थव्यवस्था को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसमें दिए गए 4 चैप्टर एक दूसरे से कैसे संबंधित है और कैसे इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें क्या बताया गया है कि जो किसी भी इकोनॉमी है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए, लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, मीन्स वो फिक्स है। तो अगर हम किसी अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर फार्मिंग की है तो उसमें लैंड की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये फिक्स है, तो ऐसा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो आप देखेंगे 1965 में 60s के दशक में जो है यहाँ पे कृषि में एक देखें तो हरित क्रांति आपने सुना होगा, जिसमें HYV जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उसका उपयोग किया गया था। इसमें आप देखेंगे कि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर ज़रूरत होती है और पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ा। लेकिन यह चूंकि कैपिटल प्रधान है, मीन्स इसमें कैपिटल पूंजी अधिक चाहिए और लैंड की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। अतः आप देखेंगे कि इसका असर जो है, जो हमारे यहाँ मतलब जो हरित क्रांति हुई थी, सारे जगह देखेंगे तो उसका समरूप रूप से, और सारे किसान में भी देखेंगे तो इसका सही, मतलब सभी जगह लाभान्वित, समान रूप से लाभान्वित नहीं हुए थे। और एग्रीकल्चर में देखेंगे तो लार्ज फार्मर है, स्मॉल फार्मर है और मीडियम फार्मर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव, मतलब जो लाभान्वित हुए, वो आपके हुए जो लार्ज और मीडियम फार्मर थे। लेकिन स्मॉल फार्मर जो थे उनके पास लैंड का आकार छोटा था या तो फिर वो नहीं था उनके पास। तो ये भारत में देखेंगे तो मोर देन 80% जो है आपका स्मॉल फार्मर ही है। तो अब इनके साथ समस्या क्या हुई? ये माइग्रेट हुए सिटीज में, विलेज में या टाउन में। ये अनस्किल्ड लेबर की तरह स्लम एरिया में जाके बस गए।
और गांव में भी जो रह गए तो ये एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसमें एक लेबर की तरह काम करने लगे। तो देखेंगे कि आप पहला जो चैप्टर है इसमें कैसे ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो हमने देखा था कि ह्यूमन जो बीइंग है, हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है पीपल एज अ रिसोर्स से। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है अगर किसी, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था या जापान की अर्थव्यवस्था, अब उनमें तीनों में क्या सिमिलैरिटी और अलग दिखते हैं? कि वहाँ पे अगर आप जापान को देखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब जो रिसोर्स है, मतलब ऐसा देखा जाता है कि पॉपुलेशन को हम एज ए एसेट भी बना सकते हैं और एक लायबिलिटी भी बना सकते हैं। एसेट मतलब क्या होता है कि जो हमारे इकोनॉमिक, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री का, उसके डेवलपमेंट में कितना योगदान देता है, और लायबिलिटी मतलब उस पर कितना सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो ये लायबिलिटी हुई। तो हम इनको कैसे स्किल्ड में बना सकते हैं, मतलब सॉरी, कैसे उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, जिसके कारण जो है हम एक एसेट के रूप में पीपल को बदल सकते हैं, रिसोर्स बना सकते हैं उसको। तो जो ये है, ये ग्रोथ में योगदान देते हैं। और ये क्या है आपका कि अर्थव्यवस्था को विकसित, ओवरऑल अभी देखेंगे तो ये अर्थव्यवस्था को विकास मतलब विकसित करने में काफ़ी योगदान देते हैं। मीन्स वो खुद तो विकसित होते हैं, खुद तो कमाते ही हैं, खुद तो अर्न करते ही, अर्थव्यवस्था को अर्न करके देते ही हैं, साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसको देखेंगे कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो माइग्रेट हो गए गांव से, वैसे लोग जो स्मॉल फार्मर थे और माइग्रेट हुए थे सिटीज में, विलेज में और टाउन में, वो अनस्किल्ड लेबर की तरह हो गए। और ये जो है पॉवर्टी इनमें सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी जनसंख्या है वो भाग जो है कैपिटल नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं है, इसलिए उनके पास कैपिटल नहीं है और वो लोन लेते हैं और अधिक पॉवर्टी में चले जाते हैं, गरीबी में। तो इसमें देखेंगे मल्टी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी को दिखाया गया है कि किस तरह से रूरल हो इकोनॉमी या फिर अर्बन में पॉवर्टी कैसे है। और दूसरा मेन प्रॉब्लम जो दिखाया गया इसमें कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। ये क्या है आपका कि सोशल एक्सक्लूजन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा माना जाता है कि जो गरीब होते हैं उनको आसपास भी गरीबी का माहौल मिलता है, तो वो एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूडेड होते हैं सोशल इक्वालिटी से। उनको ना हेल्थ की सुविधा मिल पाती है, ना उनको एजुकेशन की सुविधा मिल पाती है, और वो जो है गरीब जो है और एक्सक्लूडेड होता है, जिसके कारण और ज़्यादा गरीब होता है। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल कौन है? अगर मान लीजिए कहीं पे रिस्क आता है, कोई रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें पॉपुलेशन का कौन सा ऐसा वर्ग है जो सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो है उसको हैंडल करने का, रिस्क को हैंडल करने की उसकी कैपेबिलिटी है। तो ये वल्नरेबल वही हैं जिनको कि रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब सोसाइटी में देखें कुछ ऐसे वर्ग हैं, फिर इंडिविजुअल रूप से देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत वल्नरेबल हैं गरीबी के प्रति। वैसे वल्नरेबल वो भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा स्कार्सिटी हो तो बेटर, जो जिनके पास है वो भी गरीबी रेखा में जा सकते हैं। लेकिन खास करके जो समाज का वो वर्ग जो गरीब है और सोशली रूप से एक्सक्लूडेड है, वो बहुत ज़्यादा सुभेद्य है गरीबी के लिए। इसके बाद देखेंगे आप कि गरीबी रेखा का जिक्र किया गया है, फिर नेशनल और ग्लोबल स्तर पर जो है गरीबी बताया गया है, गरीबी के कारण बताए गए हैं, और साथ साथ जो है क्या पॉलिसीज है सरकार के वो बताया गया है कि गरीबी को कैसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और चौथा जो लास्ट चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब बताइए कि फूड सिक्योरिटी किसकी क्यों जरूरी है। आपने देखा कि गरीबी चैप्टर है तो उसमें क्या है,
वो इनसिक्योर हैं, वो वल्नरेबल हैं, सोशली एक्सक्लूडेड हैं, तो उनको ऐसी भी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है कि उनको फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बताते हैं कि फूड सिक्योरिटी किसको कहा जाता है। तो तीनों चीज़ होनी चाहिए, अवेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और एफोर्डेबल होना चाहिए। अवेबिलिटी कैसी? मतलब न्यूट्रिशस जो फूड है वो सारे लोगों को मिलना चाहिए। फिर एक्सेसिबिलिटी मतलब वो उनके पास जो है विद इन द रिच ऑफ एवरी पर्सन, वो उसके पहुंच में होनी चाहिए। और एफोर्डेबल मतलब इतनी पैसा हो आपके पास, इतना मनी हो कि आप उसको खरीदने में सक्षम हो सकें। तो आप देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो पीपल हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको जो है बहुत इनसिक्योर हैं, उनके बेटर के लिए ये जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इस फूड इनसिक्योरिटी के भावना से बाहर निकल पाए। तो इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है और गवर्नमेंट द्वारा बताई गई जो पॉलिसीज है उसका जिक्र किया गया है। इसमें गवर्नमेंट द्वारा दो रूप मुख्य रूप से बताया जाता है, बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम। बफर स्टॉक मतलब मान लीजिए कि कभी बाढ़ आए, सूखा आए या फिर कभी उत्पादन कम हो जाए, मानसून का प्रभाव हो, किसी चीज़ का हो, तो कैसे मतलब हमारे पास इतना सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए ताकि हम लोगों के बीच उसको ला सकें। दूसरा चीज़ है पीडीएस। आप देखेंगे गांव में राशन कार्ड बनता है और जो गरीब लोग हैं उनको ये सरकार जो है अनाज देती है। इसके अलावा भी अन्य प्रोग्राम को बताया गया है कि जो गरीबी को और फूड सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए आवश्यक है, और ये चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। तो देखिए, आप जब चारों चैप्टर को देखेंगे तो आपके साथ एक चीज है कि आपने पहला जो चैप्टर पढ़ा था कि विलेज जो था पालमपुर, उसका जो स्टोरी आपने पढ़ा था उसमें सारे जितनी समस्याएं हैं उसका जिक्र किया गया था। और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, आप चैप्टर में जाते हैं तो उसको विस्तार से बताया जाता है। तो जब भी आपको एनसीईआरटी बुक समझनी हो तो सबसे पहले आप इस तरह से चैप्टर को देखें और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, जिससे क्या होगा कि आपकी एक समझ बनेगी, और समझ जब बनेगी तो आपको वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और उस पर आप आंसर राइटिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट बताऊंगी फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक का विस्तार में, मतलब डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे कैसे उसमें बताया गया है। लेकिन आज मेरे बताने का मकसद ये था कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये चैप्टर, और कैसे उस समस्या को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये लाया गया है। इसी तरह से आप पढ़ना शुरू कीजिए।